आज हम बात करेंगे स्वामित्व की विषय वस्तु के बारे में, सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑनरशिप और स्वामित्व का अर्जन किस प्रकार किया जाता है, एक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप। आमतौर पर भौतिक वस्तुएं ही स्वामित्व की विषय वस्तु हो सकती हैं, जैसे कोई वस्तु, कार, पेन, टेबल, घड़ी, भूमि या कोई मकान, यानी जिन वस्तुओं पर हम अपना भौतिक नियंत्रण, वास्तविक भौतिक नियंत्रण रख सकते हैं, वो ही वस्तुएं स्वामित्व की विषय वस्तु होती है आमतौर पर। परंतु कभी कभी भूमि या वस्तुओं के अतिरिक्त भी व्यक्ति के स्वामित्व में अन्य हितों का समावेश हो सकता है। जैसे जो व्यक्ति ऋण देता है, उसका ऋणी व्यक्ति से ऋण की राशि वसूल करने का अधिकार, पेटेंट, कॉपीराइट या मार्गाधिकार, यानी किसी व्यक्ति की भूमि से आने जाने के मार्ग का अधिकार, मार्गाधिकार, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो भौतिक स्वरूप के न होते हुए भी स्वामित्व की विषय वस्तु होते हैं। इस प्रकार भौतिक वस्तुओं के अलावा अभौतिक वस्तुएं या अभौतिक अधिकार कहें तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा, अभौतिक अधिकार भी स्वामित्व की विषय वस्तु हो सकते हैं। सामंड स्वामित्व के विषय में एक बात कहते हैं, जो सामंड के अनुसार स्वामित्व के होने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि स्वामित्व का अधिकार स्थायी होना चाहिए, असीमित होना चाहिए और दाय योग्य होना चाहिए, यानी स्टेबल यानी परमानेंट, स्थायी, असीमित अनलिमिटेड और इनहेरिटेबल स्वरूप का होता है। तो ये तीन अगर किसी अधिकार में गुण है तभी वो स्वामित्व का अधिकार कहा जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को किसी वस्तु या भूमि के उपयोग का सीमित अधिकार प्राप्त है तो वह उस वस्तु या भूमि का स्वामी न होकर विलंगमधारी होगा। इस प्रकार स्वामित्व एक पूर्ण और आत्यंतिक अधिकार है, कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट राइट। ऑनरशिप इज ए कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट राइट। सामंड ने अधिकार को स्वामित्व की विषय वस्तु के रूप में स्वीकार तो किया है, परंतु वो कहते हैं, यानी सामंड का मानना है कि इन अधिकारों में से केवल कुछ अधिकार ही स्वामित्व की विषय वस्तु हो सकते हैं। और आम धारणा यह है कि प्राय मनुष्य अधिकार को धारण करता है, न कि उस अधिकार के स्वामित्व को। तो इस दृष्टि से अनेक अधिकार स्वामित्व की विषय वस्तु नहीं माने जा सकते। इसको एक उदाहरण देखें, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति को वाक स्वातंत्र्य, राइट ऑफ स्पीच, या प्रतिष्ठा संबंधी अधिकार है, राइट ऑफ रेपुटेशन। ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है, किंतु ऐसा नहीं कह सकते हम कि वह व्यक्ति इन अधिकारों का स्वामित्व है। और इसी प्रकार कोई इन अधिकारों को अंतरित भी नहीं किया जा सकता, जबकि स्वामित्व का एक प्रमुख तत्व है, लक्षण है या गुण है कि स्वामी अपने अधिकार में जो वस्तु है स्वामित्व को अंतरित करने की क्षमता रखता है, लेकिन इन अधिकारों को अंतरित नहीं किया जा सकता। स्वामित्व के संदर्भ में एक बात विशेष उल्लेखनीय है कि हालांकि भौतिक वस्तु जो है वो स्वामित्व की विषय वस्तु होती है, परंतु इसके कुछ अपवाद हैं। जैसे किसी राज्य के सीमाओं से, राज्य के क्षेत्राधिकार के बाहर जो भूप्रदेश है उस पर स्वामित्व नहीं होता। इसी प्रकार जो जंगली जानवर स्वतंत्रता से विचरण करते हैं उन पर आकाश, चंद्रमा, सूर्य, इन लोगों पर भी स्वामित्व नहीं हो सकता। इसी प्रकार वर्तमान समय में जीवित व्यक्ति स्वामित्व की विषय वस्तु नहीं हो सकते। जीवित व्यक्ति स्वामित्व की विषय वस्तु से क्यों नहीं हो सकते, या क्या संबंध है स्वामित्व की विषय वस्तु और जीवित व्यक्तियों में? कि जब भूतकाल में दास प्रथा प्रचलित थी तो जीवित व्यक्ति स्वामित्व की विषय वस्तु हो सकते थे, परंतु दास प्रथा के समापन के पश्चात जीवित व्यक्ति
स्वामित्व की विषय वस्तु नहीं हो सकते। अब बात करते हैं स्वामित्व का अर्जन किस प्रकार किया जाता है, एक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप। स्वामित्व के संदर्भ में वस्तुएं दो प्रकार की हो सकती हैं। ऐसी वस्तुएं जिन पर किसी भी व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होता है, वो संपत्ति स्वामी विहीन संपत्ति रस नलिस कहलाती है। और इन वस्तुओं को इस संपत्तियों को कब्जे में लेकर इन पर स्वामित्व अर्जित किया जा सकता है। परंतु ऐसी वस्तुओं पर जो पहले से किसी व्यक्ति के कब्जे में, किसी व्यक्ति के स्वामित्व में है, व्युत्पन्न रीति डेरिवेटिव मेथड से स्वामित्व प्राप्त किया जा सकता है। सामान्य ने स्वामित्व अर्जित करने के दो तरीके बताए हैं। पहला तो है विधि के अर्जन द्वारा, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। दूसरा किसी कृत्य या घटना के फलस्वरूप स्वामित्व का अर्जन। विधि के प्रवर्तन द्वारा जो स्वामित्व अर्जन किया जाता है, इसे मूल अर्जन, ओरिजिनल एक्विजिशन भी कहते हैं। जैसे किसी स्वामित्व विहीन वस्तु को जो व्यक्ति उस वस्तु को प्राप्त करता है, उस वस्तु पर उसी व्यक्ति का स्वामित्व माना जाता है और ये मूल अर्जन द्वारा प्राप्त स्वामित्व कहलाता है। किसी कृत्य या घटना के फलस्वरूप जो स्वामित्व का अर्जन होता है, इसे व्युत्पन्न अर्जन या डेरिवेटिव एक्विजिशन भी कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति निर्वसीयता या जो दिवालिया संबंधी कानून है उनके प्रवर्तन से किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर स्वामित्व प्राप्त करता है, तो ऐसा स्वामित्व विधि की प्रक्रिया द्वारा अर्जित कहा जाएगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु का निर्माण करता है या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त करता है, तो ऐसा स्वामित्व उस व्यक्ति के कृत्य द्वारा अर्जित स्वामित्व कहलाएगा। तो ये व्युत्पन्न अर्जन किस प्रकार होता है, किसी कृत्य द्वारा, और दूसरा है घटना के फलस्वरूप। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति वसीयत, दान या क्रय द्वारा संपत्ति हासिल करता है या वस्तु प्राप्त करता है, तो उस पर जो स्वामित्व प्राप्त होगा वह व्युत्पन्न अर्जन द्वारा स्वामित्व प्राप्त करना कहा जाएगा। सामान्य मानते हैं कि स्वामित्व की धारणा जो है ये समय के अनुसार बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। वर्तमान समय में भूतकाल में स्वामित्व को पूर्ण तथा अनन्य यानी एब्सोल्यूट माना गया था, जबकि वर्तमान समय में स्वामित्व के अधिकार को जो अधिकाधिक सीमित करने की प्रवृत्ति देखी जा रही है। वर्तमान में भूमि संबंधी जो कानून है उनके द्वारा भूमि स्वामी जो है भूस्वामियों के अधिकारों पर अनेक निर्बंधन लगाए गए हैं, जो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वर्तमान में निजी स्वामित्व के स्थान पर लोक स्वामित्व को महत्व दिया जा रहा है, ताकि निजी व्यक्ति अपनी स्वामित्व शक्ति के बल पर जनसाधारण का शोषण न करे। भारत के प्रमुख उद्योग जो हैं, रेल है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण संबंधी जो नीति थी वो इसी उद्देश्य से अपनाई गई थी। कंपनी विधि के अंतर्गत जो लिमिटेड कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाता है वो भी इसी बात का एक उदाहरण है। अब स्वामित्व अर्जन का एक तरीका है परिग्रहण द्वारा स्वामित्व का अर्जन, एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय एक्सेशन। स्वामित्व का अर्जन बिना कब्जा धारण किए भी संभव है, जिसे परिग्रहण द्वारा स्वामित्व का अर्जन कहा जाता है। इसमें किसी वस्तु का स्वामी उस वस्तु से जो एक्सेसरीज है, उससे संलग्न वस्तुएं हैं, उसके उपांग है, उस वस्तु से संबंधित जो अन्य वस्तुएं हैं उन पर भी स्वामित्व प्राप्त कर लेता है। ऐसा 3 तरीकों से संभव है। पहला तो है जब अचल संपत्तियां एक दूसरे में अधिमिलित एक्सीड हो जाती हो, जैसे जलोढ़ के कारण एक नदी के किनारे की मिट्टी एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर जमा हो जाती है, तो उस दूसरे स्थान पर भी उन व्यक्तियों को मछली उत्पादन का, मछली पकड़ने का अधिकार प्राप्त हो जाता है जो पहले स्थान पर मछली पकड़ते थे। दूसरा है जब कोई चल संपत्ति है वो अचल संपत्ति में अधिमिलित हो जाती है,
एक्सीड हो जाती है। जैसे वृक्ष या फसल जो होते हैं किसी भूमि पर लगे हुए हैं, उनको वहां से हटाया जा सकता है। इसलिए उस भूमि का, जिस भूमि पर वृक्ष या फसल लगे हुए हैं, उनका अंतरण करने पर ट्रांसफर होने की दशा में उस पर उगे हुए अचल वृक्ष और फसल जो है उनका स्वामित्व भी अंतरित हो जाता है, उसे प्राप्त हो जाता है। और तीसरा प्रकार है जब चल संपत्ति अन्य चल संपत्ति में अधिमिलित हो जाती है, यानी एक्सीड हो जाती है। इसका सबसे सरल उदाहरण है, यदि हम कोई वस्त्र खरीदते हैं या वस्त्र पर स्वामित्व प्राप्त करते हैं, तो उस पर कुछ कढ़ाई हुई है, नक्काशी हुई है, कुछ कसीदा है, बुनाई है उस वस्त्र पर, तो उसका स्वामित्व भी हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार यदि किसी कार का स्वामित्व हमें प्राप्त होता है, तो उसमें जो टायर, ट्यूब, कलपुर्जे, मोटर, इंजन है, इन सब का स्वामित्व भी हमें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें उस कार से, उस चल संपत्ति से अधिमिलित हैं, अन्य अधिनियमित वस्तु हैं उससे एक्सीड हुई है, उसके उपांग है, यानी उसकी एक्सेसरीज हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि स्वामित्व की विषय वस्तु आमतौर पर भौतिक वस्तुएं होती है, परंतु कुछ अधिकार और हित भी ऐसे हैं जिन पर स्वामित्व प्राप्त हो सकता है। और स्वामित्व का अर्जन दो तरीके से होता है, विधि के प्रवर्तन द्वारा, दूसरा किसी वस्तु, किसी कृत्य या घटना के फलस्वरूप स्वामित्व का अर्जन। इसके अलावा बिना कब्जे के भी स्वामित्व का अर्जन हो सकता है, जिसे परिग्रहण द्वारा स्वामित्व का अर्जन कहते हैं। इसके तीन तरीके हैं, जब चल संपत्तियां आपस में अधिमिलित हो जाएं, एक्सीड हो जाएं, दूसरा जब अचल संपत्ति किसी चल संपत्ति में अधिमिलित हो जाए, और तीसरा जब दो चल संपत्तियां आपस में अधिमिलित हो जाए तो उन पर भी परिग्रहण द्वारा स्वामित्व का अर्जन हो सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।